नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। बात आज काफी गंभीर और एक गंभीर मसले को लेकर के आपके बीच आए हैं, जिसे हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको धैर्य से इसे अंत तक सुनना होगा। अब तक इसके पहले मेरे द्वारा कुछ भागों में आपके सामने ये बातें लाई गई हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से पूरी योजना जो नरेंद्र मोदी की थी उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिस तरह से और जो वो चाहते थे और जो नहीं हुआ और अब जो होने वाला है और अब जो परिस्थितियां बन गई हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। बहुत सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी इतने आसानी से सत्ता हैंडओवर नहीं करेगी। सत्ता हार जाए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति बने, आसानी से सत्ता नहीं देगी। कहने का मतलब अगर चुनाव हो और चुनाव में हार भी जाए, पहले तो हार ही नहीं सकते, चुनाव हार भी जाए तो भी वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे, दूसरे को सत्ता में नहीं आने देंगे। ये उनके मंसूबे हैं, आज की परिस्थितियां हैं मेरे दोस्त। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुए हैं और उस बदलाव के अनुसार नरेंद्र मोदी की योजनाओं में भी बदलाव हुए, संघ की योजनाओं में भी बदलाव हुए। भारतीय जनता पार्टी भी सोचने को मजबूर हुई और अपने आप को बदलने की तैयारी में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी अभी भी कुछ योजनाओं पर, कुछ षड्यंत्रकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसको आपके सामने रखेंगे और जिन बातों से सावधान रहने की जरूरत इस देश को है। और सबसे बड़ी बात कि आज भारत एक और आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास हो जाएगा कि वो गुलाम हो चुका है और उसे आजादी की लड़ाई लड़नी है, एक और जंग आजादी लड़नी है, लड़नी पड़ रही है और धीरे धीरे लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और लड़ना शुरू कर चुके हैं मेरे दोस्त। उसी का हिस्सा है राहुल गांधी का इतनी तेजी से आगे बढ़ना जेएनजी को लेकर के, और जेएनजी के रूप में सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी का सामने आना, या इस तरह के संगठन। अब तो बिना संगठन के भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये अडानी अंबानी, ये भी अपनी योजनाओं पर उतनी ही तेजी से काम कर रहे हैं। देश नहीं चाहता, पूरा देश नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि भारत में बांग्लादेश जैसे या नेपाल जैसे या श्रीलंका जैसे हालात बने। लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता में रहने के लिए उस हालात से भी गुजरने के लिए तैयार हैं। सत्ता में बने रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो इतने पाप कर चुके हैं कि अगर उस सत्ता से उतरे तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। ये सारी बातें, या इसके अलावा जितना देश को लूट करके उन्होंने अडानी को दिया, देश का लूटा हुआ माल जो विदेशों में गया था वो भी अंडरग्राउंड तरीके से लाकर अडानी को दिया, मतलब एकीकृत किया, अपने कब्जे में किया। अब उसको इस तरह से छोड़ने के मूड में नहीं है। जैसे कई हजार करोड़ रुपए आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, हर गांव में उनके कार्यालय बन गए हैं। ये सब कुछ ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की देन है, उनके षड्यंत्रों की देन है। तो वो इतनी आसानी से किसी और को सौंप कर नहीं जाएंगे, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। सत्ता बीजेपी को भी नहीं देकर जाएंगे, यानी अपने अलावा, यानी गुजरात लॉबी के अलावा किसी और को सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगे, नहीं है। और यही लड़ाई चल रही है मेरे दोस्त। पहले समझिए, नरेंद्र मोदी 2002 में, 1 या 2 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके पहले वो ट्रेनिंग वगैरह लेकर आ चुके थे कि उन्हें आगे क्या करना है अमेरिका से। वो अमेरिका के ट्रेंड एंड प्रोजेक्टेड हैं। बाद में उन्हें किस तरह से गुजरात में ही अपनी सत्ता को फिर से उन्होंने कायम करवाया, कितने षड्यंत्रों के जरिए, कितना कत्लेआम करवाकर, उसके बाद कैसे कैसे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। सवाल यह है कि जो चीन और जो अमेरिका चाहता था, उन पर पैसे लगाया था, उसकी वसूली कर चुका है। चीन आज भारत के बाजार पे कब्जा कर चुका है, एफएमसीजी बाजार पे, और अमेरिका भारत को अपने घुटनों पर झुका चुका है। ये आप देख रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी को, भारत नहीं झुकेगा अमेरिका के घुटनों पर, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने घुटनों में बिठा चुका है। वो सोचता है कि उसके मंसूबे पूरे हो गए हैं,
वो दुनिया से अलग करके भारत को अपनी जेब में रखना चाहता था अमेरिका शुरू से ही, और वो अब कर चुका है, ऐसा उसको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आगे मेरे दोस्त, पहली योजना थी इन लोगों की, पहले योजना थी नरेंद्र मोदी धीरे धीरे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आए, प्रधानमंत्री बने, ये सब कुछ सोची समझी और प्लांट तरीके से किया गया। आरएसएस चाहता था इनको इनके जरिए सत्ता और ताकत और पैसा हासिल किया जाए, सो किया। उसे भी बहुत पैसे मिले, ब्लैक मनी के सारे पैसे उसे मिले हैं, बहुत पैसे मिले हैं। लेकिन योजना के तहत संघ चाहता था, यानी आरएसएस चाहता था कि भारत में 2 पार्टी लोकतंत्र हो, या फिर चाइना की तरह हो, या फिर वो चाहता था कि सत्ता हर हाल में उसके हाथ में रहे। इसीलिए उसने समानांतर रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके पीछे पीछे आप पार्टी का जन्म करवाया, अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया, सामने लाया, और आज जो परिस्थितियां हैं आप देख रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षा और उनकी अपनी अलग सोच, जो आरएसएस को भी पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी आगे चलकर ऐसा करेंगे। नरेंद्र मोदी भारत का सारा ब्लैक मनी जो विदेशों में है उसे अंडरग्राउंड करके अडानी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को यह पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी पूरा देश खरीद करके, छीन करके अडानी के कब्जे में कर देंगे या गुजराती माफियाओं के हवाले कर देंगे। यह आरएसएस को भी और बीजेपी को भी पता नहीं था। लेकिन जब यह बात सामने आ गई तो वो विरोध करना शुरू किया और नरेंद्र मोदी को हटने का अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी उल्टा आरएसएस को धमका दिया कि अगर रहना चाहते हो, मतलब लाइव आरएसएस है भारत में, ऐसा चाहते हो, बैन नहीं हो, या आप रहना चाहते हो दुनिया में, तो आपको हमारे नीचे और हमारे ही तरीके से काम करना पड़ेगा। यह योजना नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं बनाई, ये योजना प्रधानमंत्री बनने से पहले बना ली थी कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो सारा जो लूटा हुआ माल है, ब्लैक मनी है, वो अंडरग्राउंड करेंगे और विदेश में जो है वो सब अंडरग्राउंड तरीके से अडानी को देंगे, हम अपना एम्पायर खड़ा करेंगे। इसके कुछ उदाहरण मेरे पास, क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूं, ये कन्वर्सेशन मेरे सामने भी हुए हैं, मैं जानता हूं इन बातों को, इसके लिए आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त। इसमें कई पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए एक पार्ट्स बीजेपी समझ लो, दूसरा आरएसएस समझ लो, और एक गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं में कुछ ऐसे भगवाधारियों को जो नेपथ्य में थे, उनको बहुत सा धन अपने उस पीरियड में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो जितना भी ब्लैक मनी वो इकट्ठा कर सकते थे, लूट सकते थे, गुजरात को बेच सकते थे, हासिल किया, वो सब पतंजलि जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने में लगाया। रविशंकर का ऑर्गेनाइजेशन, पतंजलि का ऑर्गेनाइजेशन, राम रहीम का, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने में उन्होंने लगाया। आशाराम पर पैसे लगाए, मुरारी बाबू पर पैसे लगाए, ऐसे इस तरह से जो बाद में इनके लिए काम करेंगे। आरएसएस की जो योजना थी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर और कभी भी सत्ता से बाहर नहीं आना और सत्ता पर काबिज रहना, यह आरएसएस की योजना थी। नरेंद्र मोदी की योजना थी कि जरूरत पड़ने पर आरएसएस को भी किनारे करके हम सत्ता में बने रहें। तो उन्होंने दूसरा आरएसएस पैदा करने की कोशिश की थी, पतंजलि यानी रामदेव के जरिए। मेरे दोस्त, कई बार ऐसा हुआ है जब हम आमने सामने बैठे हैं, बातचीत हो रही है, तो रामदेव अक्सर इस बात को कहा करते थे कि हम आरएसएस जितना बड़ा संगठन कब तक बना लेंगे। यह बार बार उनका कहना उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया। आरएसएस जैसा जितना बड़ा संगठन कब तक बना लेंगे। हमें आरएसएस के लाइन पे नहीं चलना है, लेकिन आरएसएस से भी मजबूत और बड़ा संगठन बनाना है। ये रामदेव का कहना था। मेरे दोस्त, रामदेव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ उनके सारे षड्यंत्रों में शामिल रहे हैं। एक उदाहरण के लिए अगर आप समझिए कि अगर राजीव दीक्षित जिंदा होते तो भारत स्वाभिमान जो रामदेव यानी राजीव दीक्षित ने बनाया था, वो चुनाव लड़ता। हो सकता है भले ही सत्ता तक नहीं पहुंचता, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से रोक देता। इसीलिए राजीव गांधी को मार दिया गया। डेफिनेटली ये नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन में ही किया गया होगा, और डेफिनेटली उन्होंने ही किया जिनके साथ राजीव दीक्षित थे। कहने का मतलब, तब
आम भारत स्वाभिमानियों को, हम जैसे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। बाद में धीरे धीरे समझ में आई जब दिन गुजरता गया, जब ये परिस्थितियां बदलती गई। पूरे भारत स्वाभिमानी बहुत किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रामदेव बार बार ये कह करके कि पतंजलि पर बुलडोजर चल जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, तब सब लोग मौन हो जाते थे और साथ देने के लिए तैयार हो जाते थे। मेरे दोस्त, थोड़ी बात और बहुत डीप में न जाकर थोड़ा और आगे ला करके बताते हैं आपको कि आरएसएस की योजना तो फेल हो गई, वो आपको लीड में नहीं ला सका, और नरेंद्र मोदी ने अपनी योजना चेंज कर ली, जिसके कारण आरएसएस धकेल दिया गया और आरएसएस के कब्जे से भी बाहर हो गए नरेंद्र मोदी। यानी जिस जिन्न को या जिस भस्मासुर को आरएसएस ने तैयार किया, उसी ने आरएसएस के सर पे हाथ रखकर भस्म करने की धमकी देना शुरू कर दिया। आरएसएस भी घबरा गया, करे तो क्या करे, अपने आप को बचाना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि आरएसएस एक कायरों का संगठन है जो सत्ता लोलुप है, अर्थ लोलुप है। तो वो अपने आप को बचा करके आगे का जो कुछ हासिल करना उसके लिए वो चुप हो गया और साइलेंट पे हो गया। यहां तक बात मेरे दोस्त, उसी पीरियड में, उसी वक्त 2010 से लेकर 14 के बीच ये बातें धीरे धीरे क्लियर होती रही। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बनने के बाद उन्होंने जितने वादे किए थे उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया। तो हम जैसे कुछ लोगों ने इस बात को रामदेव के सामने रखा और इस नरेंद्र मोदी का विरोध करना शुरू किया। तब बात धीरे धीरे सामने आने लगी। अब कुछ कन्वर्सेशन और कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, आप समझेंगे इस बात को। मैंने सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी वो नहीं कर रहे हैं जो कह करके आए थे, तो परिणाम क्या होगा, ये बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तब रामदेव ने भी अलग मौके पर, और उनके दो सिपाशालार जो थे, राकेश मित्तल और एक डॉक्टर थे, उनका नाम अभी मेरे मुंह से नहीं आ रहा है, जयदीप आर्य, दोनों ने अलग अलग कन्वर्सेशन में अलग अलग टाइम पे एक बात बोली मेरे इस सवाल के जवाब में कि क्या होगा अगर नरेंद्र मोदी इसी तरह से देश लूट कर अगर अडानी अंबानी के हवाले करते रहे तो क्या होगा। सत्ता तो नहीं बचेगी, नहीं रह पाएगी। बड़ा साफ लाइन में उन्होंने कहा था 3 टर्म्स यानी 15 साल तो नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा और उसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी और रामदेव की योजनाओं में यह पहले से था कि 15 साल नरेंद्र मोदी आरएसएस के जरिए या जैसे भी होगा वो सत्ता में बने रहेंगे, उसके बाद रामदेव के लिए रास्ता छोड़ेंगे। और रामदेव भी नरेंद्र मोदी जैसे ही सत्ता लोलुप, अर्थ लोलुप और अति महत्वाकांक्षी हैं। ये बात, इस बात को आप इस देश के सामने ये बात रख रहा हूं और देश को इस बात पर गौर से इस बात को सुन करके फिर विचार करना चाहिए कि अब आगे हो क्या रहा है और आगे होगा क्या, ये समझ में आ जाएगा। और यही बात किसी और समय में, यही इसी सवाल के जवाब में मेरे कि नरेंद्र मोदी तो हाथ से निकल गए और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा, उन्होंने भी यही कहा था कि 3 टर्म्स यानी 15 साल तो मोदी नहीं छोड़ेगा और उसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे। और यही बात जयदीप आर्य ने भी कही थी कि 15 साल नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता और उसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्त, अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं और जो परिदृश्य सामने आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। एक बार पहले कार्यकाल में ही ऊब करके जब हम जैसे लोगों के सवालों के बौछार से रामदेव त्रस्त हो गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के दिल्ली में किया, प्रेस क्लब में, और उन्होंने पूछा कि मोदी जी काले धन पर जो बोले थे वो कर नहीं रहे हैं। दूसरे दिन से रामदेव के खिलाफ मीडिया में इतनी तेजी से बम्बार्डिंग शुरू हो गई, उन्होंने यहां तक कि राजीव दीक्षित की हत्या पर से नाम जोड़ा गया, उनके अपने गुरु के हत्या से नाम जोड़ा गया, जमीनों के कब्जे से लेकर के उनके सारे काले कारनामे, या जो 70-80 केसेस कांग्रेस के जमाने में रामदेव पर हुए थे, उन सब का जिक्र, कहने का मतलब बखिया उधेड़ दी गई। तीसरे दिन, एक दिन बीता, एक दिन छोड़ करके तीसरे दिन रामदेव आकर के फिर से प्रेस क्लब में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि नरेंद्र मोदी सही दिशा में जा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं।
अब उसको और आज से जोड़कर देखिए। आज रामदेव सीधे कह रहे हैं कि हम भी आंदोलन करेंगे, या नरेंद्र मोदी के विपक्ष में बोल रहे हैं। यानी ये जो कुछ सब हो रहा है, रामदेव कह रहे हैं रामदेव आंदोलन करेंगे, यह भी सच है, आगे होने वाला है। और अब नरेंद्र मोदी रामदेव को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, अब नरेंद्र मोदी उनको आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भी योजनाएं फेल हुई हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस को भी किनारे करके रामदेव जैसे लोगों के साथ मिलकर के पूरी सत्ता पर कब्जा करके आज इवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने रहना चाहते थे। उनकी अपनी योजना भी यही थी। मैंने कहा मेरे दोस्त, शुरू से ही जिस बातों से हम जैसे लोग इनसे दूर हुए, वही कारण था जो आरएसएस भी महसूस किया, जो बीजेपी भी या बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के सारे लोगों ने महसूस किया, जो नरेंद्र मोदी ने करना शुरू किया कि पूरे देश को लूट करके अडानी के हवाले किया। चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सब कुछ, यहां तक कि दूसरे उद्योगपतियों को खत्म करके उनका भी बिजनेस अडानी के हवाले किया। ये सारे षड्यंत्र नरेंद्र मोदी ने किया। और इन सब चीजों को देखते हुए अब ना तो बीजेपी भी समझ गई कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, आगे की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है। आरएसएस भी समझ गया कि नरेंद्र मोदी भारत या आगे की राजनीति के लिए सही नहीं है। जिस खतरनाक तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत को लूटा और लूटकर अडानी के हवाले किया, अपने गुजराती माफियाओं के कब्जे में दिया, उससे पूरा देश बौखलाया। उसके साथ बीजेपी भी बौखलाई, उसके साथ आरएसएस भी बौखलाई और रामदेव भी बौखलाए। कोई कुछ नहीं कर सकता था, नहीं कर सका और नहीं करने दिया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे अब आगे रह नहीं सकते। रामदेव का आगे आना, नरेंद्र मोदी के लाइन से अलग हट करके कांग्रेस जनता पार्टी या मतलब छात्रों का या जेनजी का समर्थन करना, ये उस समय की कही हुई बातों का तस्दीक है। और इनकी अब ये अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। रामदेव अपनी महत्वाकांक्षा लेकर इस देश के सामने आएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सत्ता को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, सत्ता में भागीदारी की कोशिश करेंगे, चुनाव लड़ने की भी कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे रामदेव अब अगले कुछ सालों में। मेरे दोस्त, यही है सबसे बड़े खतरे की बात। अगर नरेंद्र मोदी हट जाते हैं, देश छोड़ भी देते हैं, देश छोड़कर चले भी जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि रामदेव जैसे लोगों के जरिए भारत की सत्ता को अपने कब्जे में रखा जाए। यह है असली योजना अब वर्तमान परिस्थितियों में और बदली हुई परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की। इसीलिए रामदेव को पर रोक नहीं लगा रहे हैं, रामदेव को बोलने दे रहे हैं, रामदेव को सामने आने दे रहे हैं और अब आगे आएंगे भी, आप देखेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां बीजेपी सीधे नरेंद्र मोदी से टकराने की हिम्मत नहीं रखती। नरेंद्र मोदी ने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतने सबल हो चुके हैं कि उनसे आरएसएस भी टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो आरएसएस और बीजेपी अब बैकडोर से राहुल गांधी का इनडायरेक्टली समर्थन कर रहा है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, आरएसएस चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। इन गुजरात लॉबी से, गुजराती माफियाओं से देश को बचाया जाए, छुटकारा मिले। ये आज की सच्चाई है पॉलिटिक्स की। ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा वीडियो सेव कर लीजिए, रख लीजिए, आपको बार बार मेरी याद आएगी। मेरे दोस्त, अब परिस्थितियां जो बनी हैं, जो दिख रही हैं, वो आपको वो साफ दिखाई दे रहा होगा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री, वो सब भी इस छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का समर्थन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, पीछे से। हिम्मत नहीं है सामने। और आरएसएस भी वही कर रहा है। यानी आरएसएस और बीजेपी किसी भी कीमत पे अब नरेंद्र मोदी से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भले ही कांग्रेस आ जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन गुजरात लॉबी जाए। मेरे दोस्त, अब सवाल यह उठता है कि इस देश को बचाने की मुहिम तो शुरू हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री या और पूरी बीजेपी लगभग इनडायरेक्टली
नरेंद्र मोदी और यानी गुजरात, नरेंद्र मोदी अमित शाह और गुजरात लॉबी को हटाने में लग गई है। आरएसएस भी वही काम कर रहा है, आरएसएस भी उन्हें हटाने में लग गया है। इनडायरेक्टली इनके पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने, अदर देन नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी और को खड़ा कर प्रधानमंत्री बना नहीं सकते। इतनी ताकत इनमें नरेंद्र मोदी से लड़ने की नहीं है, इसलिए ये भी पूंछ चुरा करके बैठे हैं, लेकिन पीछे से वार करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। ये आज की परिस्थिति है मेरे दोस्त। लेकिन अब आगे समझना यह पड़ेगा कि क्या इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़कर चले जाएंगे और छोड़ देंगे? जी, इतना लूट का माल इकट्ठा किया है, पूरा देश लूटा है, उसके जरिए ये देश में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि ये देश नहीं चाहता, ये आरएसएस भी नहीं चाहता, ये बीजेपी भी नहीं चाहती, कांग्रेस भी नहीं चाहती, भारत का कोई एक भी व्यक्ति ये नहीं चाहता और नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत एक सहिष्णु देश है, गांधी का देश है, पटेल का देश है। तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि भारत नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा उदाहरण बने। लेकिन नरेंद्र मोदी इससे पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देने की बात है मेरे दोस्त, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और जिन ताकतों को उन्होंने खड़ा किया है इनडायरेक्टली, और फिर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत पर कब्जा करने की कोशिश आगे भी करेंगे। और इस देश को, इस देश की आम जनता को अब गुजरात लॉबी से भारत को आजाद कराने का एक महायुद्ध लड़ना पड़ेगा। यह है फाइनल सिचुएशन आज की।